जय भीम साथियों। आज नए एपिसोड में मेरे साथ नए मेहमान हैं और जिनके बारे में मैं आज बहुत बखूबी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं और बहुत सारी जानकारी आपको पता चलेगी कि राजनीति क्या है और राजनीति में हम अगर कदम रखते हैं तो हमें अपने लोगों को कैसे अपडेट करना है। आइए मैं अपने नए मेहमान से मुलाकात कराता हूं। मेरे साथ गोरखपुर ग्रामीण से विधायक प्रत्याशी दारा सिंह निषाद जी हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन सर को दिखाएं और सर से बहुत सारी बात होने वाली है। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। जो आपने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। सर, आपसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप सर राजनीति की शुरुआत कैसे किया, थोड़ा सा इस पर विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, राजनीति की शुरुआत हमने एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में किया। मैं बूथ से लेकर के और जिले में संगठन का काम किया। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जो मुझे इस लाइन में आना पड़ा और बहन जी का आशीर्वाद मिला और चुनाव लड़ने का मौका मिला मुझे। सर, लोग कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है तब जाकर के राजनीति होती है, इस पे क्या आपकी राय है? नहीं, मेरे साथ तो वही गुजरा है जो आप पूछना चाहते हैं। क्योंकि हमारी सरकार एक बार बनी थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। उसमें कुछ समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो यहाँ तक कहने लगे कि आप झंडा उतार दीजिए बहुजन समाज पार्टी का। और तब मैं उनसे कहा था कि ये हमारा मिशन है, ये बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, मैं इस झंडा को नहीं उतार सकता। इस झंडे को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं से कई बार लड़ाई हुई, यहाँ तक कि मुझे मेरे भाई को गोली मारा गया और मेरा अपहरण भी समाजवादी पार्टी सरकार में कर लिया गया था। तब मैंने ये तय किया कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ा और मैं तभी से राजनीति में सक्रिय हुआ। आज मैं 323 ग्रामीण विधानसभा गोरखपुर से प्रत्याशी बनाया गया हूं, अपनी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से। सर, कभी ऐसा भी आपको ठेस लगा हो कि मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति छोड़ देनी चाहिए, कभी ऐसा हुआ होगा क्या आपके जीवन में? थोड़ा सा इस पर भी बताएं। नहीं, एकदम कभी कभी तो मन एकदम दुविधा की तरह हो जाता है, क्योंकि हम एक सिंपल इंसान थे, अपना बिजनेस करते थे, किसानी का काम करते थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई, लोगों ने हमें ऐसा बनाया कि मजबूरी में हमें राजनीति में आना पड़ा। आप देख लीजिए, एक आदमी, साधारण आदमी जो किसानी का काम करता हो, अपना बिजनेस धंधा करता हो, और उसके ऊपर अगर फर्जी मुकदमे लगा करके और उसको प्रताड़ित किया जाए तो उसको मजबूर होना पड़ता है। यही हमारे साथ हुआ था। कहा जाता है कि किसान का बेटा हर परिस्थिति में हर जगह पे अपने आप को ढाल लेता है। ये सच है कि किसान होता है, लेकिन पूरे भारत को चलाने का काम अगर कोई करता है तो किसान करता है। पूरी जमीन को सींचने का काम किसान करता है। अगर वक्त पे किसान के बेटे को अगर हम मौका देते हैं तो वास्तव में तस्वीर बदल देता है। इसी तरह से मेरे साथ दारा निषाद जी हैं और भी बहुत सारी बातें मैं दारा निषाद सर से करने वाला हूँ कि सर इस बार आपकी टक्कर किससे है, थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, यहाँ मामला एकदम साफ है, कोई टक्कर में नहीं है। मामला यहाँ साफ है। यहाँ टक्कर की बात करें तो कोई मतलब नहीं, उसका कोई टक्कर में है ये नहीं। बहुत दूर है ये लोग। बहुजन समाज पार्टी का जो हम प्रत्याशी बनाए गए हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के लोग संघर्षशील होते हैं और यहाँ की जनता हमें अच्छी तरह से बखूबी जान रही है, पहचान रही है। और टक्कर की बात आप कर रहे हैं, यहाँ टक्कर में कोई है ये नहीं है, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इस सरकार में इतना महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, शिक्षा बच्चे नहीं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये तत्काल में जो यहाँ का विधायक है ये विपिन सिंह है, ये यहाँ गवर्नमेंट में भी हैं और विधायक भी हैं। 5 साल ये कभी क्षेत्र में नहीं गए। यहाँ की जनता यह कह रही है कि विधायक बनने के बाद 5 साल तो आप आए नहीं, फिर आप क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं। बात दूसरे प्रत्याशी का समाजवादी पार्टी की सरकार में
माननीय विधायक जी थे, क्या नाम है, विजय बहादुर जी, उनकी भी सरकार को लोगों ने देखा है, अच्छी तरह से देखा है। उनके सरकार में, उनके कार्यकाल में गुंडा राज, माफिया राज, जमीन कब्जा यही लोग करते थे। और थाने पर बैठ करके बड़ी बड़ी हाथ में ये क्या बोलते हैं, कुर्ता पहन के आप ऐसे सरका करके और बैठ करके थाना चलाते थे। तो जनता दोनों लोगों से त्रस्त है। वो विकल्प के रूप में जानती है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार से अच्छा कोई सरकार नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ की जनता हमें भरपूर आशीर्वाद दे रही है। और 3 तारीख को ये आने वाला वक्त है, 3 फरवरी को वोट पड़ेगा और 3 मार्च को वोट पड़ेगा। और जनता ये कह रही है कि बाकी प्रत्याशियों का जमानत जब्त करके बहुजन समाज पार्टी का हम लोग यहाँ झंडा लहराएंगे और आपको जिताएंगे। सर, एक बेहतरीन चीज़ें हैं कि अगर सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले अपनी जनता के लिए क्या करें, क्योंकि जनता इस बार जान चुकी है कि मैं उसी के साथ जाऊंगा जो मेरे लिए सोचेगा, जो मेरे बारे में सोचेगा, मैं उसके साथ जाऊंगा। क्यों कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने देख चुका है। अगर आपके ऊपर लोगों की निगाह टिकी हुई है या किसी भी प्रत्याशी के ऊपर निगाह टिकी हुई है तो वो उससे ये बखूबी ये जानना चाहती है कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो मेरे लिए आप क्या करेंगे। क्योंकि बहुत सारे नेता बनते हैं, अपनी जेब भरते हैं, जनता को चूस करके छोड़ देते हैं। इस पे क्या कहेंगे यदि आप सत्ता में आते हैं तो? देखिए, ये ग्रामीण विधानसभा राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। 75% जो ग्रामीण विधानसभा का इलाका है नदी के किनारे ही है। और नदी से बाढ़ हर साल यहाँ आती है और पूरे विधानसभा के लोग बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ 10 फुट 12 फुट पानी आ जाता है। हम लोग अगर सत्ता में आते हैं, हम लोग जीतते हैं तो सबसे पहले काम हमारा यही होगा कि नदी के किनारे हम लोग तटीय बंधा बनवाएंगे और बाढ़ का पानी रोकने का काम करेंगे। फिर दूसरी तरफ चले जाइए आप, यहाँ का जो क्रीम जगह है तारामंडल, ये बाढ़ के पानी से प्रभावित रहता है। वहाँ 5-7 फीट पानी लग जाता है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम लोग उसको नहर बनवा करके और उस पानी को, बरसात के पानी को नदी में गिराने का काम करेंगे। दूसरी बात हम लोगों की ये है कि बाढ़ के बाद यहाँ बेरोजगारी बहुत है। यहाँ कोई रोजगार है ये नहीं है। यहाँ आए दिन भूख से लोग मरते हैं। तो हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो यहाँ रोजगार पैदा करने का काम करेंगे। आप से थोड़ी सी और भी, आप जनता के लिए इतनी सारी चीज़ें सोच रहे हैं, शिक्षा, विकास, लेकिन आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आप जनता से अगर कोई अपील हो तो आप अपनी राय रखें यहाँ पे। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की झूठों की सरकार है और समाजवादी गुंडों की सरकार है। तो हम अपील करते हैं कि हमारी जो सरकार इससे पूर्व में चली है, उस सरकार में लाइन ऑर्डर सबसे हम लोगों का प्रथम मुद्दा है। सब लोग सुरक्षित थे और सुखी थे। रात में किसी की बहू बेटी अगर 12 बजे रात को कहीं चली जाती थी तो सुरक्षित वापस चली घर आती थी। लेकिन इस सरकार में आप देख रहे हैं आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट इस सीएम सिटी कहे जाने वाले शहर में होता रहता है। तो मैं अपने जनता से अपील करूंगा कि आने वाला जो 3 मार्च होगा उस पर सोच समझ करके निर्णय कीजिएगा और अपने छोटे भाई दारा निषाद को 3 मार्च को हाथी वाले बटन को दबा देना और यहाँ से जिता देना। और जीतने के बाद ये आपका भाई सड़क से लेकर के विधानसभा तक आपकी आवाज़ को उठाएगा और अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। एक लास्ट प्रश्न, मैं चाहता हूं कि शिक्षा बहुत ज़्यादा डाउन अप जा रहा है। यदि आप शिक्षा अगर सत्ता में आएंगे तो एजुकेशन को लेकर के क्या करेंगे आप? देखिए, शिक्षा जो इनकी सरकार चल रही है 5 साल में, आप एक भी स्कूल कॉलेज नहीं बता सकते कहीं खोले होंगे। हमारी सरकार बनी थी, हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, तो आप देखे होंगे सैकड़ों ITI कॉलेज खोले गए, विश्वविद्यालय खोले गए।
तो अगर हमारी नेता मुख्यमंत्री बनती हैं तो सैकड़ों हजारों कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल करके और बच्चों को शिक्षा देने का हम लोग काम करेंगे। और इनकी तरह महंगाई की जैसे बढ़ाए हैं उसी तरह से शिक्षा में इतना फीस महंगी हो गई है, स्कॉलरशिप बंद हो गई है, सब कुछ तो इन्होंने बंद कर दिया है। तो अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग शिक्षा पे ध्यान देंगे और स्कॉलरशिप दिलाने का काम करेंगे। साथियों, मेरे साथ नए मेहमान के रूप में दारा सिंह निषाद, जो गोरखपुर ग्रामीण से प्रभारी प्रत्याशी हैं। इनके विचारों को आपने सुना, आपको कैसा लगा? क्योंकि सोचने की बात है, चिंता करने की बात है, मनन करने की बात है, क्योंकि अब की बार किसकी सरकार 2022 मिशन बन चुका है। लोगों ने कमर कस लिया है। 3 मार्च और 10 मार्च ये 2 ऐसे हम दिन हैं जिसकी बखूबी तरीके से बहुत ध्यान से लोगों का इंतजार है कि इसके बाद क्या होगा, परिवर्तन का आगाज होगा या फिर क्या होगा। इस पे आपकी क्या राय है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय भीम, नमो बुद्धाय।